आसिफ। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हमने यहाँ पर दो फील्ड्स को रिक्वायर्ड कर दिया कि जब तक कि फील्ड में डाटा नहीं होगा, ये खाली होंगी, जब तक डेटाबेस में डाटा जाएगा ही नहीं। तो ये फील्ड्स का होना लाजमी है। दूसरा हमने क्या कर दिया, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी कि अगर इस डेटाबेस में कोई भी वैल्यू अगर खाली डाटा सेव कराने की कोशिश करूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव हो जाए एक BSCS। अगर कोर्स में किसी ने खाली कोर्स की वैल्यू रख दी तो एरर ना जाए, बल्कि खुद ही सही BSCS वैल्यू सेव हो जाएगी। और अगर फ़ी पेड लिखना वो भूल गया तो एरर नहीं जाएगा, बल्कि खुद ही से फॉल्स जो है वो वैल्यू सेव हो जाएगी। तो ये चार हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी, पांच हमारे पास टोटल यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन पांच में से एक जो है वो खुद ही उसकी वैल्यू सेट होगी ऑटो इंक्रीमेंट से, खुद ही हर बारी में वैल्यू +1 होती रहेगी। दो जो हैं उनकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, अगर इनकी वैल्यू नहीं देगा यूज़र तो एरर आ जाएगा और डाटा सेव ही नहीं होगा। जबकि दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें अगर उसमें डाटा देना भूल गया या खाली डाटा सेव कराने की कोशिश की तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव हो जाएगी BSCS। और अगर फ़ी पेड उसने खाली दिया या फिर भूल गया देना तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव हो जाएगी फॉल्स डेटाबेस में। तो यहाँ तक हमारी एक बात हो गई स्कीमा की। अब यहाँ पर हमने सिंपल नेक्स्ट.js की कमांड लिखी थी कुछ देर पहले, और उससे हमारे पास ये एप्लीकेशन बन गई थी। इस एप्लीकेशन को हमने रन किया था, और रन करने के बाद जी, इस एप्लीकेशन को रन करने के बाद हमने यहाँ पर इसको चला के दिख लिया था लोकल 3000 पर, और इस तरह का हमारे पास आउटपुट आ रहा था। हेलो वर्ल्ड। जी सर। आवाज नहीं आ रही है सर। तो अब हम क्या करते हैं, अपने कोड के अंदर प्रिज्मा को पहले इनिशियलाइज़ करा लेते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस एप्लीकेशन को रोक रहा हूँ और यहाँ पे प्रिज्मा को इनिशियलाइज़ करने वाली कमांड लिखूँगा। प्रिज्मा जो है वो दरअसल लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। तो प्रिज्मा लाइब्रेरी होने से फ़ायदा क्या है, हम इसको अपने कोड में आराम से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो Node.js में लिखा हुआ है, चाहे वो नेक्स्ट में लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है। npm i से क्या होता है, कोई भी अगर मुझे चीज़ सेव करानी है तो मैं npm i लिख दूंगा। i की फुल फॉर्म है इंस्टॉल। अब मैं यहाँ पर फुल इंस्टॉल भी लिख सकता हूँ, और खाली i लिखने से भी मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ बताऊँगा मुझे सेव क्या कराना है। मुझे यहाँ पर प्रिज्मा सेव कराना है, तो यहाँ लिखूँगा ऐड प्रिज्मा स्लैश क्लाइंट। तो यहाँ जो मैं चीज़ सेव करा रहा हूँ वो प्रिज्मा क्लाइंट है। इससे क्या होगा, प्रिज्मा जो है मेरे जो नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसमें प्रिज्मा डाउनलोड हो जाएगा और इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे थे, हमने जब नेक्स्ट की एप्लीकेशन बनाई थी तो हमने टाइपस्क्रिप्ट लिखा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी टाइप्स भी डाउनलोड करनी पड़ेंगी। मैं इसको रन करता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रिज्मा नाम का फ़ोल्डर अभी आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक और कमांड लिखूँगा, और वो कमांड क्या है, npm i -d प्रिज्मा। इससे क्या होगा, मेरे पास प्रिज्मा की टाइप्स डाउनलोड हो जाएंगे। npm i -d, और यहाँ लिखूँगा प्रिज्मा और एंटर करूँगा।
तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है सर मेरा। जी। अच्छा माइनस सर, डी से वैसे आपने इंस्टा। जी माइनस डी सर। से वैसे ये होता है कि वो जो चीज़ होती है ना, जो भी मैंने इंस्टॉल किया है, ये जब मैं प्रोजेक्ट को अपलोड करूँगा वर्सल पे या कहीं पर भी मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं जाएगी। ये सिर्फ तब तक है जब तक मैं कोड लिख रहा हूँ। यानी प्रिज्मा जो है वो एक लाइब्रेरी है, एक डेवलपर डिपेंडेंसी है। प्रिज्मा जो है वो जब मैं बिल्ड करूँगा इस एप्लीकेशन को और अपलोड करूँगा तो प्रिज्मा वहाँ पर नहीं जाएगी। माइनस सी का मकसद ये था कि प्रिज्मा को इंस्टॉल सिर्फ अभी के लिए कर रहे हैं, बिल्ड में प्रिज्मा नहीं होगी। आप क्या पूछ रहे थे? बस सर, मेरा भी ये सवाल था कि हम प्रिज्मा क्लाइंट को एज ए यानी कि यूज क्यों करते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, और जो प्रिज्मा है जस्ट उसको डिपेंडेंसी के तौर पर क्यों यूटिलाइज करते हैं। उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया सर। जी जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिज्मा को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज का मतलब क्या होगा कि हम उसको एक तरह से सेटअप करें। जैसे अगर मैंने npm नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे पहले नेक्स्ट.js को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। किस तरह करूँगा, नेक्स्ट.js की कमांड लिखूंगा, उससे नेक्स्ट.js का प्रिज्मा का एक फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं npx। npx भी एक कमांड लाइन टूल है जो नोड में देता है। उसके बाद प्रिज्मा लिखेंगे क्योंकि हमें जो भी करना है प्रिज्मा में करना है। उसके बाद हम लिखेंगे इनिशियलाइज। अब इनिशियलाइज की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इनिट। और उसके बाद हम अपनी डेटाबेस का डेटाबेस हमारी कौन सी हम दे देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम कोई भी डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, मोंगो डीबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइस्क्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी इस्तेमाल करेंगे, बैकएंड पे हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा डेटाबेस से बात करने के लिए, मोंगूस इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना हमारे पास एसक्यूएल इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी हम ऐसा प्रिज्मा। मेथड पढ़ेंगे जो कि एसक्यूएल के लिए भी काम करेगा और मोंगो डीबी के लिए काम करेगा। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए अभी मैं इसको सिर्फ एसक्यूएल लाइट पे रख रहे हैं। यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि कौन सी डेटाबेस हम इस्तेमाल करें। अभी हम सिंपल एसक्यूएल डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें टेंशन की बात नहीं है, हम एसक्यूएल की कोई भी क्वेरी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर योर प्रिज्मा स्कीमा वॉज क्रिएटेड। यहाँ पर प्रिज्मा स्कीमा क्रिएट हो गया। स्कीमा हमने अभी देखा क्या था, डेटाबेस का मॉडल। अभी तक हमने कोई डेटाबेस बनाया नहीं है लेकिन मॉडल बन गया। अब ये क्यों हुआ वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी ये प्रिज्मा की फाइल है, स्कीमा डॉट प्रिज्मा। यहाँ पर हमारी डाटा डाटा सोर्स है, यहाँ पर हमारे यूआरएल है, एनवायरनमेंट। यहाँ पर मैं अगर मेरी डाटाबेस कहीं क्लाउड पे कहीं होस्ट हुई है तो मैं यहाँ उसका यूआरएल दे दूंगा। और ये कमेंट है प्रिज्मा का अपना। अब इसको डिलीट भी कर सकते हैं या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है, हमने प्रिज्मा को अपने डेटाबेस में इंस्टॉल किया है, प्रिज्मा को सेटअप किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। प्रिज्मा के स्कीमा के अंदर अब यहाँ पर हम बनाते हैं अपना स्टूडेंट। जो भी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हम स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, उसकी टाइप बता रहे हैं, उसकी ऑर्डर इनके में रिक्वायर्ड डिफॉल्ट वगैरह, वो सब यहाँ बनाते हैं स्कीमा। इसमें हम कैसे करेंगे, पहले हम लिख देंगे सिंपल मॉडल। मॉडल एक वही ढांचा है, तो मॉडल। और मॉडल के बाद हम अपने मॉडल का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़र, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कार, यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेते हैं या यूज़र ही लिख लेते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। एक इंटरफेस जो हमने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा था ना, तो एक इंटरफेस की तरह ये समझें आप इसको। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसको आईडी, फिर मैं इसको दे रहा हूँ एक फुल नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ एक रोल, या फिर मैं इसको सिंपल जो हमने स्कीमा अभी हमने बनाया था उसी पे रखते हैं। फुल नेम के बाद हमारे पास क्या है, एज। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोड, कोर्स और फी पेड। कोर्स और हमारे पास है फी पेड।
इसको मैं यहाँ पर स्टूडेंट ही कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे अगर आप यूज़र भी रखना चाहें तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। नाम पूरा अ, आपके ऊपर है, जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर दो फील्ड्स बनाऊंगा। पहले कुछ ट्रैक करने के लिए बैकएंड पे यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएटेड ऐड, यानी ये यूज़र कब बना, ये स्टूडेंट कब बना था। और फिर हम लिखेंगे अपडेटेड ऐड। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी ये कोई यूज़र बनेगा तो मैं डाटाबेस में सेव करा लूँगा कि किस टाइम पे यूज़र बना था। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री चेक करनी है कि कौन से टाइम पे क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कौन से टाइम पे क्या चीज़ बनी है मेरे सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए मैं ये करूँगा, मैं उनको ट्रैक कर लूँगा डेट और टाइम को। उसके बाद अगर कभी अपडेट होता है स्टूडेंट, तो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि अगर कभी बाद में मेरे पास डाटा का बैकअप बनाना है या डाटा मेरा लॉस हुआ था, तो मैं चेक करने के लिए कि कौन सी टेबल में कौन सी रॉ कब अपडेट हुई, इसके लिए मैं अपडेटेड ऐड भी सेव करा रहा हूँ। ये हमने यहाँ तक भी हमने क्लास में पढ़ा था। इसके बाद मैं करूँगा, मैं बताऊँगा कि किस टाइप का डाटा मैं सेव करा रहा हूँ, नंबर सेव करा रहा हूँ या इंटीजर सेव करा रहा हूँ। अभी के लिए हम क्या करते हैं, आईडी को एज अ स्ट्रिंग सेव कराते हैं और फुल नेम को भी एज अ स्ट्रिंग सेव करा लेता हूँ, और एज को एज अ नंबर सेव करा लेता हूँ, या फिलहाल के लिए स्ट्रिंग ही सर रखते ये हैं। आईडी को हमने स्ट्रिंग क्यों लिया है कि आईडी जबकि को ये ऑटो इंक्रीमेंट था। ऑटो इंक्रीमेंट में हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। सर ऐसा क्यों हमने किया मॉडल में। हमने अभी देखा था कि आईडी वैसे हम नंबर इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन कभी कभी यस, यूज़र बोल सकता है कि हम आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटो इंक्रीमेंट दिया था हमने, इसमें सर हमने एज अ स्ट्रिंग दिया, ये क्या वजह थी। हम इससे फिर हम आईडी की स्कीम भी डिसाइड कर सकते हैं ना। कल को अगर जिसके लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्लाइंट ने हमें बोला कि AB 1 2 3 करके मुझे सारे सेव कराने हैं, AB 0 0 1 AB 0 0 2 AB 0 0 3, तो वो तो हम नंबर के तौर पे सेव नहीं करा सकते ना, अगर हमें कोई स्कीम बनानी है। इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग सर ले तो लिया। अगर है ना कोई है ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है आईडी में, नहीं, टाइपिंग मिस्टेक आईडी में हो ही नहीं सकती, तो क्योंकि वो आईडी हम यूज़र से मांगेंगे ही नहीं, हम ऑटो इंक्रीमेंट कराएंगे। हाँ तो वो तो सर ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि ना मॉडल में क्यों हमने आईडी को स्ट्रिंग दिया है। ताकि हम इसका स्कीम सेट कर सके ना। अब ए बी तो हम नंबर में सेव नहीं करा सकते। अच्छा ठीक है। उसके सर बाद मैं इसमें कुछ ऐड करूं। जी जी। देखें बेसिकली आईडी में जो है ना हम नंबर्स तो जा सकते हैं, सही है। उसके अलावा आईडी जो है एक चीज़ होती है यूयू आईडी के नाम से, ठीक है। हम वो भी आईडी के टाइप रख सकते हैं। अब वो क्या होती है, वो जो है ना वो भी एक स्ट्रिंग ही होती है। तो इस तरह से भी आईडीज बनती हैं कि यूनिक वो एक स्ट्रिंग होती है जो कि हर बार यूनिक आएगी। अब उसमें आप सेट करा सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जैक्टली जी जी। यही था मेरा मतलब, इसीलिए मैंने क्या किया था अभी हम पॉइंट आउट। इसमें भी यू वही लगाएंगे, यू आई डी लगाएंगे। अभी नहीं सर आपने लगाई। नहीं, अभी हम लगाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। उसके बाद क्रिएटेड ऐड में हम डेट सेव करेंगे या टाइम सेव करेंगे, जब भी हमारा स्टूडेंट बना है, और अपडेटेड ऐड में हम टाइम सेव करेंगे कि कितने बजे उसको अपडेट किया या कब कब उसको अपडेट किया। इसके बाद हम वही अपने डिफ़ॉल्ट या रिक्वायर्ड या वो सब चीज़ें लिखेंगे। आईडी हम यहाँ पर दे रहे हैं, या अगर ये आईडी है तो इसके लिए प्रिज्मा का अपना एक डेकोरेटर आता है ऐड आईडी। और इस अगर मुझे इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो उसके लिए प्रिज्मा का अपना एक और डेकोरेटर आता है डिफ़ॉल्ट, जो हमने यहाँ देखा, और डिफ़ॉल्ट में हम दे सकते हैं जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर वो वैल्यू देना भूल जाए तो हम क्या सेव करा सकते हैं, AB 0 0 1। लेकिन फिर से वही मसला आएगा कि 5, अगर 5 की आईडी देना भूल गया तो फिर 5 में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव हो जाएगी। तो हम इसको प्रिज्मा का अपना एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो है UUID, और ये करेगा, ये हर बार हमें एक नई आईडी रिटर्न करेगा। इस तरह नेम में हमें अभी कुछ नहीं दे रहे, यहाँ पर एज जो है, कोर्स है, फी पेड है, ये सब हमारा भी वैसा का वैसा ही है। और अगर वो क्रिएटेड एट टाइम देना भूल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा देंगे, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जो भी अभी करंट टाइम हो रहा है। तो करंट टाइम का एक फंक्शन होता है, उसका नाम क्या था, नाउ।
नाउ नाम का एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा जो भी इस वक्त डेट है या जो भी इस वक्त टाइम है। तो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नाउ सेव कर दिया। और अपडेटेड के लिए टाइपस्क्रिप्ट का अपना एक डेकोरेटर है, टाइपस्क्रिप्ट कह रहा हूँ, प्रिज्मा का अपना एक डेकोरेटर है अपडेटेड एट। ये करेगा, ये यहाँ पर जो अपडेट का जो टाइम होगा वो सेव करा लेगा। तो अभी हमने स्कीमा में क्या किया, हमने पहले एक आईडी बनाई, पहले एक आईडी उसको हमने स्ट्रिंग लिया और फिर बता दिया वो एक आईडी है। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी यू आईडी। यू आईडी क्या करेगा, हमें एक आईडी रिटर्न करता रहेगा हर हर बार जितनी बार भी हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद फुल नेम हमारा एक स्ट्रिंग है, एज हमारा स्ट्रिंग है, कोर्स हमारा स्ट्रिंग है, फी पेड हमारा स्ट्रिंग है, डेट टाइम क्रेडिट एट जो है वो हमारा डेट टाइम है, अपडेट एट भी हमारा डेट टाइम है। लेकिन क्रेडिट एट में हमने क्या किया कि अगर वो डेट ना दे तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव करा रहे हैं नाउ, जो भी अभी क्रिएट करते वक्त जो डेट थी वो क्रेडिट एड में सेव हो जाएगी। फिर अपडेट एड में हमने इसका अपना एक डेकोरेटर इस्तेमाल किया जिसमें अपडेटेड वैल्यू सेव हो जाएगी। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर अपना स्कीमा बना लिया। सही, अगर आपको स्कीमा में कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हमने अपना स्कीमा बना दिया है, हमने यहाँ पर सेट कर लिया अपना स्कीमा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें प्रिज्मा को भी तो बताना है कि हमने डेटाबेस में एक नया मॉडल बनाया है, हमने चेंजेस करे डेटाबेस में। तो प्रिज्मा को बताने का तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन एक समझ लें एक स्क्रीनशॉट होता है आपकी डेटाबेस का। अभी आपका स्क्रीनशॉट जो पिछला था वो जब आपने प्रिज्मा की डेटाबेस बनाई तो एक स्क्रीनशॉट सेव हो गया कि आपकी डेटाबेस खाली है। अब आपके डेटाबेस में एक स्टूडेंट नाम की एंट्री आ गई, तो अब हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब ये स्क्रीनशॉट जो है ना ये बड़े काम के होते हैं। अगर मेरी डेटाबेस, यहाँ पर एक नया प्रिंट बनाता है, अगर मेरी डेटाबेस अभी इस शक्ल में है, यहाँ पर अभी मेरे पास मिसाल के तौर पे एक ही एंट्री है। अगर कल जब मैं दोबारा स्क्रीनशॉट लूँगा, स्क्रीनशॉट को हम प्रिज्मा में कहते हैं माइग्रेशन। वैसे स्क्रीनशॉट होता नहीं है लेकिन इसको एक एज अ स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। तो अब मैंने डेटाबेस में 2 वैल्यूज़ ऐड करा दी। अब उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद डेटाबेस में और वैल्यूज़ ऐड कराता चला गया, या और टेबल्स ऐड कराता चला गया, और कलेक्शंस ऐड कराता चला गया। मैंने मज़ीद मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए, मज़ीद स्कीमा बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास 4 या 5 हो गए। अब कल को जब मैं इस स्टेज पे पहुँचा ना, जब मैं ये वाले स्टेज पे आया, ये वाले स्टेज पे आने के बाद क्या हुआ, एरर्स आना शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एरर आ रहा है, लेकिन यूज़र को तो मुझे एप्लीकेशन देनी है ना। तो माइग्रेशन की वजह से मैं क्या करूँगा, मैं पिछली माइग्रेशन में चला जाऊँगा। मैंने पहले एक मेरे पास एक मॉडल था, तो मैंने प्रिज्मा को बताया, प्रिज्मा ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रिज्मा को बताया, प्रिज्मा ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, यानी माइग्रेशन कर दी। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रिज्मा को बताया और मैंने माइग्रेशन कर ली और प्रिज्मा ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास एरर्स आ गए, तो अब मैं इससे वापस रिवर्ट कर जाऊँगा, प्रिज्मा को बोलूँगा कि मुझे पिछली माइग्रेशन पर वापस ले जाओ। और प्रिज्मा ने अपने स्क्रीनशॉट में जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी, प्रिज्मा डेटाबेस को बिल्कुल उसी हालत में ले जाएगा, बगैर किसी मजीद नए एरर के। अगर उस स्क्रीनशॉट में कोई एरर होगा तो वो रहेगा, लेकिन नए स्क्रीनशॉट में से एरर्स चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ख़ास चीज़ है प्रिज्मा की, या किसी भी ORM की, चाहे आप कोई भी ORM पढ़ें, एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ें या ड्रिजल पढ़ें, उनमें माइग्रेशन ही बहुत काम की चीज़ है। और इनको हम, हाँ, यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है कि माइग्रेशन लाइक गिट वर्जन्स, और बिल्कुल सही बात है। जैसे गिट में आप अपना कोड पुश करते हैं और उसके बहुत सारे वर्जन्स बन रहे होते हैं, उसी तरह अच्छा सर, इसमें फिर माइग्रेशन एक है। सवाल है, क्या हम प्रीवियस माइग्रेशन की तरफ लौट सकते हैं अगर एक दफ़ा हमने कर दिए? जी जी, वही हमने यहाँ बात करी कि ये स्क्रीनशॉट्स हैं, पिछली पिछली पीछे भी जा सकते हैं माइग्रेशंस में, आगे भी जा सकते हैं, जिस तरह गिट में जा सकते हैं। सर इसमें पीछे जाने का तरीका क्या होगा फिर हमारे पास सर? वो हम देखेंगे ना अभी। Mainly अगर- चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी हम प्रिज्मा को बता देते हैं कि हमने अपना एक स्कीमा बनाया, कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पैकेज मैनेजर है, नोड npm के बाद हम वही अपनी कमांड लिखेंगे प्रिज्मा। प्रिज्मा के बाद हम इसको बताएंगे कि हमने अब प्रिज्मा में स्क्रीनशॉट का लफ्ज़ क्या था, स्नैपशॉट का माइग्रेट, हमने एक माइग्रेशन करनी है। सही, अब हम इस माइग्रेशन, अब कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो
SQL डेटाबेस स्पेसिफिक है या MongoDB स्पेसिफिक है? इसको मैं लिखता हूँ डेव, सॉरी, अच्छा सर, माइग्रेशन के दौरान ही मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर यहाँ पे? जी जी अच्छा सर, हम एक माइग्रेट भी करते हैं और उसके साथ एक जनरेट की कमांड भी होती है सर, जी जी। तो इसमें क्या फ़र्क है माइग्रेशन और जनरेशन में? क्या हमें एक दफ़ा स्कीमा बनाकर पहले जनरेट करना पड़ेगा डेटाबेस को, या डायरेक्ट ही हम माइग्रेट की कमांड चला सकते हैं? इनमें क्या कोई डिफरेंस है सर? नहीं, डायरेक्ट माइग्रेट की कमांड चला सकते हैं। माइग्रेट तो सिर्फ डेटाबेस को बताने की, प्रिज्मा को बताते हैं। जब हम माइग्रेट करेंगे तो हम प्रिज्मा को बताएंगे कि भाई अब डेटाबेस का स्क्रीनशॉट ले लो। यानी प्रिज्मा ठीक है। खुद से स्क्रीनशॉट्स नहीं दे रहा। जो डेटाबेस हम मॉडल बनाए जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, प्रिज्मा ये खुद से नहीं कर जी रहा। सर। हमें हर बार माइग्रेशन में क्या होगा, माइग्रेशन का मकसद ये है कि प्रिज्मा इस डेटाबेस का स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास सेव कर ले कि भाई डेटाबेस में नई चेंजेस आ गई हैं और ये वो वर्जन है। अगर कल को नए वर्जन में एरर आता है तो मुझे इस वर्जन पे वापस आना है डेटाबेस को लेके। ओके सर। अगर मिसाल के तौर और पे मैं ये वाला स्क्रीनशॉट ना लेता और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आता, तो अब जब मैं जी। माइग्रेशन में पीछे जाऊंगा ना, तो प्रिज्मा यहाँ नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा। ओके सर। क्योंकि मैंने प्रिज्मा को बताया ही नहीं था कि इसका स्क्रीनशॉट लो। तो माइग्रेशन का मकसद क्या है, मैं प्रिज्मा को बता रहा हूँ कि भाई अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस वर्जन का, और अगर कल को जी मुझे सर। रिटर्न करना हुआ तो इस वाले वर्जन पे रिटर्न करना, इस वाले वर्जन पे मत आना। और सर, जनरेट की कमांड हम किस मकसद के लिए फिर यूज़ करते हैं सर? जनरेट की कमांड हम अभी आगे देखते हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू हम क्योंकि फिर वो टॉपिक लंबा होता चला जाएगा, हम कोड नहीं लिख पाएंगे। तो अब यहाँ पर सर। हम अपनी ओके सर। फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं हाँ अपनी ये माइग्रेशन सर का आप नाम, और हमारी माइग्रेशन का नाम है, अभी फिलहाल के लिए हम इनिट लिख देते हैं, इनिशियलाइज है हमारी डेटाबेस। तो इसको रन करते हैं और यहाँ पर अननोन कमांड प्रिज्मा आ गया, npm प्रिज्मा। शायद हाँ, मैंने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया हुआ प्रिज्मा, शायद इसलिए मसला आ रहा है। सर npx लगाना पड़ेगा आपको। यस सर, एनपीएक्स सर है, एनपीएम नहीं है, एनपीएक्स से होगा। जी बहुत यस शुक्रिया। तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरी डेटाबेस बन गई। अब ये डेटाबेस की फाइल खुद, इस डेटाबेस में मेरे पास सारा डाटा होगा, और किस शक्ल में होगा, ये जो मैंने मॉडल बताया। अब यहाँ मैं मजीद मॉडल्स भी बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक से काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब हमारी डेटाबेस का एक स्क्रीनशॉट ले लिया प्रिज्मा ने। अब प्रिज्मा ने क्या किया, अब प्रिज्मा को पता लग गया कि भाई अब हमारे पास सारा काम आ चुका है। अब हम प्रिज्मा में डेटाबेस को, एक चीज़ होती है डेटाबेस सीडिंग। डेटाबेस सीडिंग क्या होता है, डेटाबेस सीडिंग में हम डेटाबेस में सैम्पल डाटा डालते हैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। यानी मेरे पास अभी फ़िलहाल यूज़र्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यूज़र्स डाल दूंगा सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। इसको हम कहते हैं डेटाबेस अच्छा सर, सीडिंग। प्लीज़ यहाँ पे एक सवाल है सर, काइंडली। अभी सर आपने बात की कि जो ही हम ये कमांड चलाएंगे सर, प्रिज्मा की हमारे पास जो माइग्रेशन की, तो इसमें प्रिज्मा ही एक स्क्रीनशॉट ले लेगा हमारे जो स्कीमा का है। बट इसके साथ क्या बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर मॉडल में स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो जाएगा सर क्लस्टर, इसी कमांड के साथ? जी बिल्कुल, लिंक सर आपने टेबल सर क्रिएट हो गया। जब इट मीन्स कि सर ये प्रिज्मा जो है हमारे पास, ये खुद से एक गेट की तरह हमारा एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखेगा, और बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर भी ये डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट कर देगा, और उसके साथ साथ जो डेटा हम माइग्रेट कर रहे हैं उसको भी ऐड करते हैं। जी, डेटाबेस क्रिएट भी करता रहेगा। दिखाएंगे सर आप डेटाबेस जो डेटाबेस जैसे ही मैंने ये कमांड रन करी, मेरे पास ये माइग्रेशन का फोल्डर बन गया। इस माइग्रेशन के फोल्डर में इसने सेव कर लिया कि 2023 9वां महीना और 23 सर, तारीख को नो डाउट सर, ये 17:59 पर। हमारे पास माइग्रेशन आ रही है, नो डाउट सर सामने। भाई के कहने का मकसद ये है कि जो और हमारा ये हमारे पास सीक्वल में एसक्यूएल की जाके क्यूरी भी आ डेटाबेस गई, बना है, ये हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरी भी आ गई वो टेबल की। टेबल हम कैसे देख सकते हैं सर अब अपने ब्राउजर के अंदर? टेबल देखने के लिए हमें यहाँ पर या तो एसक्यूएलाइट एक व्यूअर आता है, या जो भी आपके डेटाबेस, मोंगोडीबी है तो मोंगोडीबी पे जाके डेटाबेस देखेंगे, एसक्यूएल व्यूअर है तो एसक्यूएल पे जाके डेटाबेस देखेंगे। कुछ भी आपके पास है सॉफ्टवेयर जिसमें आप देख सकें, आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ब्राउज़र में
ये विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर इसका टूल इंस्टॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइग्रेशन बन चुकी है, आपकी क्वेरीज बन चुकी हैं जो कि आपने खुद लिखी भी नहीं, ये सारी प्रिज्मा ने लिखी है आपकी यहाँ क्वेरीज पर में। हमारे पास एक चीज प्रिज्मा हमें प्रोवाइड करता है, प्रिज्मा स्टूडियो। अगर आप प्रिज्मा स्टूडियो की कमांड चलाएं तो हमारे पास जो है ना लोकल होस्ट पे ये ओपन हो जाता है ब्राउजर के अंदर, उसमें हमें टेबल्स और वो सारा कुछ दिखा सकते हैं सर। यस सर, कीजिए सर आप प्रिज्मा, जी सर। प्रिज्मा हाँ, स्टूडियो। अगर प्रिज्मा अगर स्टूडियो लिखेंगे तो एनपीएक्स वो लोकल प्रिज्मा होस्ट में। स्टूडियो, एनपीएक्स प्रिज्मा स्टूडियो हम लोग लिखे हैं अपने सीएलआई में नीचे सर, तो इससे ब्राउजर के अंदर हमें वो रन करके दे देगा और मुकम्मल टेबल भी दिखाएगा, उसमें जितना डाटा भी आएगा उसको भी दिखाएगा। प्रिज्मा स्टूडियो सर, एनपीएक्स प्रिज्मा स्टूडियो की कमांड से ये होगा। सर ये देखिए, जी सर ये आ गया सर। तो हमारे पास आईडी है, फुल नेम है, एज है, कोर्स है, फी पीरियड है, क्रेडिट डाटा है, अपडेटेड डाटा है, जो भी हमने स्कीमा में डाला था। लेकिन अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हम यहाँ से भी रिकॉर्ड डाल हाँ सकते हैं और बैकएंड से भी डाल सकते हैं। इसको एक मिनट पुश कर देते हैं गिटहब पे। तो यहाँ पर कोड आ गया, सही। तो ये हमारे पास एक जो है वो माइग्रेशन बन गई, एक स्क्रीनशॉट आ गया डेटाबेस का। यहाँ तक आपको कुछ पूछना है तो आप पूछना है। नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सही। तो अब हम अगले इसके बाद क्या देखेंगे, जैसे आपने बात करी थी जनरेट वाली चीज़ की। प्रिज्मा हमारे जी सर। माइग्रेशन तो कर रहा है, लेकिन अभी हमें प्रिज्मा की टाइप डेफिनेशन हमने करी थी नहीं करी थी। हम इसकी बिल्ड स्क्रिप्ट बना लेते हैं। पैकेज और जेसन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज आ रही हैं। अब जब भी हम नेक्स्ट 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 को रन करेंगे, नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन रन करेंगे, हमें उसके साथ अपनी प्रिज्मा एप्लीकेशन भी रन करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि जब प्रिज्मा ऑन ही नहीं होगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट जेस प्रिज्मा से डेटाबेस से बात कैसे करेगी? तो उसके लिए हम यहाँ पर अभी इसको रोकते हैं और यहाँ पर बिल्ड में जब हम आए तो बिल्ड में क्या हो कि हमारी प्रिज्मा की जो डेटाबेस है वो जनरेट हो जाए। उसके लिए हमें यहाँ पर प्रिज्मा का जनरेट वाली कमांड डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये वर्सल पे भी डिप्लॉय करने से पहले डालनी पड़ती है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट करते। जी, तो यहाँ पर हम जब भी हम बिल्ड करेंगे यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को सीड करते हैं, थोड़ा डाटा डालते हैं डेटाबेस के अंदर, प्रिज्मा में आता है। अब हमारे पास हमने यहाँ पर टी एस नोड एक चीज़ है। टी एस नोड आपको पता है क्या है? टी एस नोड हमारे पास नो हमें सर। हेल्प टी एस नोड हमें हेल्प करता है डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए। हम यहाँ पर उसको इंस्टॉल करते हैं और ये सिर्फ डेवलपर डिपेंडेंसी है, ये क्लाउड पे हमारे पास नहीं जाएगी, इसलिए हमने -d लगा दिया। और टी एस नोड जो है वो टाइप स्क्रिप्ट की एक पैकेज है एक तरह से, जो हेल्प करता है डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए। अच्छा, हम डेटाबेस सीड क्यों कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे अभी हमने यहाँ पर डाटा डाला, लोकल पे हम काम कर रहे हैं, कल को हमने अपनी डेटाबेस अपलोड कर दी, अपने अपनी एप्लीकेशन अपलोड करी और वहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में कोई डाटा ही नहीं है, हमने किसी नई डेटाबेस से कनेक्ट किया तो डाटा ही नहीं है। तो जब भी हमारे पास डाटा ना हो, उस जैसे हमें किसी क्लाइंट को डेमो कराना है और हमारे पास डाटा ही नहीं है, तो जब जब भी हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन को चलाएं जहाँ पर डाटा नहीं है पहले से, वहाँ हमारी सीड की स्क्रिप्ट चल जाए और डाटा पहले से थोड़ा सा इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं करते हैं अपनी सीड की स्क्रिप्ट लिखेंगे। हम यहाँ पर प्रिज्मा के अंदर seed.ts नाम की एक फाइल बनाएंगे, या इसको भी करते हैं। और ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, इन सबको बंद करते हैं और यहाँ पर अपनी सीड की स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब सीड की इसमें पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमने प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट कराना है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
प्रिज्मा को इनिशियलाइज करेंगे। हम इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे प्रिज्मा क्लाइंट का। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, जिस फंक्शन और वो फंक्शन रन जब करेंगे तब हमारे पास प्रिज्मा का सारा डाटा प्रिज्मा में डेटाबेस में सीड हो जाएगा। इसync फंक्शन एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी देर लगेगी इसमें, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट वो कहीं और लिख रहा था, इसका नाम हम रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए मेन। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले एक यूज़र बनाएंगे जिसको हमें पुश कराना है। अब हमने यहाँ पर डेटाबेस का मॉडल क्या रखा है, यूज़र। अगर हमने यहाँ यूज़र रखा है तो हम यूज़र को इंपोर्ट कराएंगे, अगर हमने यहाँ स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट को यहाँ से पुश कराएंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन स्टूडेंट। हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में हम सेव करा रहे हैं जो भी हमारे स्टूडेंट की वैल्यू होगी। फिलहाल के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट इक्वल अवेट, यहाँ पर प्रिज्मा। अवेट से क्या होगा, जब तक यहाँ पर हमारे जो एसिंक्रोनस फंक्शन है इसमें यहाँ पर वेट करेगा। अब प्रिज्मा में हमारे पास एक चीज़ है, वो है हमारा प्रिज्मा का अपना खुद का बनाया हुआ स्कीमा, और वो किस नाम से था, स्टूडेंट के नाम से। अब हमने स्टूडेंट बनाया था, लेकिन कन्वेंशन ये है कि हम यहाँ पर स्मॉल में इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, प्रिज्मा समझ जाएगा कि हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक फंक्शन है डॉट अपसेट। अपसेट क्या करता है, अपसेट यहाँ पर हमारे पास इनपुट लेगा, एक ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा, और इसमें हम बता सकते हैं कि अपनी क्यूरीज दे सकते हैं कि अगर हमें बनाना क्या है, और अगर हमें अपडेट करना है तो अपडेट की क्यूरी देंगे, और अगर हमें किसी रॉ से सेलेक्ट करना है डाटा तो वो भी हम इसमें बता सकते हैं कि हमें कौन सी स्पेसिफिक रॉ से डाटा कलेक्ट करना है या कौन सी स्पेसिफिक रॉ से डाटा कलेक्ट नहीं करना। जैसे अगर मेरी ID 1 है और मैं चाहता हूँ ID 1 का डाटा है, तो मैं यहाँ इसमें वेयर के जरिए बता सकता हूँ कि कौन सी ID का डाटा आएगा। तो इसको हम बनाते हैं, इनपुट ही लेगा एक ऑब्जेक्ट इसको हम इनपुट देंगे। यहाँ पर वेयर में हम बता सकते हैं कि हमें कौन सी रॉ से डाटा सेलेक्ट करना है। इसमें एक होता है अपडेट में बता सकते हैं कि डाटा अपडेट करना है। और एक चीज़ होती है क्रिएट से हम बता सकते हैं कि हमें डाटा क्रिएट करना है। क्रिएट में हम इसको वैल्यू दे रहे हैं जो भी हमारे स्टूडेंट की वैल्यू है। मैं इसको यहाँ पर ID नहीं दे रहा, क्योंकि ID की हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी हुई है। नेम हमने रखा था, फुल नेम रखा था फुल नेम, तो इसको हम फुल नेम दे रहे हैं। फुल नेम की हम इसको वैल्यू दे रहे हैं रन। और अब हम इसको, और चीज़ हमने क्या सेव करी थी, हमने सेव करा था एज और कोर्स। एज मैं इसको दे रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पर कोर्स दे रहा हूँ। और यहाँ मैं इसको फी पेड दे रहा हूँ। अब मुझे और क्या देना है, अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड देना है, लेकिन उसकी हमें टेंशन नहीं, क्योंकि उसकी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दी हुई है। अगर हम नहीं भी देंगे तो प्रिज्मा उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज खुद ही सेट कर लेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, और वो क्या एरर है, अगर हम इसको देखें तो ये कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप क्रिएट फुल नेम इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप सेलेक्ट। यानी ये हमसे बोल रहा है कि भाई आपने जिस शक्ल में मुझे आर्ग्यूमेंट दिया, पैरामीटर दिया फंक्शन का, उस शक्ल में मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है। तो हम इसको उसी शक्ल में दे देते हैं। हम यहाँ पर देते हैं कि डाटा सेलेक्ट कैसे करना है। मैं यहाँ पर इसको देता हूँ वेयर, और अभी के लिए इसको एम्प्टी रखते हैं, और यहाँ पर इसको देते हैं अपडेट। अब अपडेट में क्या होगा, अपडेट में अगर मुझे पहले से डाटा मौजूद था और अपडेट किया है तो वो मैं इसको ऑब्जेक्ट की शक्ल में दे सकता हूँ, लेकिन अभी पहले से डाटा मौजूद नहीं था, मैं अपडेट नहीं कर रहा बल्कि क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी के लिए हम अपडेट को खाली ऑब्जेक्ट देंगे, और वेयर में हम देंगे कि किस चीज़ से मुझे इसको सेलेक्ट करना है। और मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पर। फिलहाल के लिए जो मेरी एज प्रॉपर्टी है मैं इसको एज के हिसाब से दे रहा हूँ।
और यहाँ पर एरर आ गया, वेयर और इसको अपडेट को टॉप पे ले आता है। अभी भी यहाँ पर एरर दे रहा है, एज स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप्स फ्रॉम वेयर यूनिक। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ फील्ड यूनिक भी रखनी है जिससे हम बाद में डाटा सेलेक्ट कर सकें। तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमारा कोर्स है इसको हम यूनिक रख रहे हैं ताकि हम बाद में कोर्स के जरिए डाटा एक्सेप्ट कर सकें। तो इस कोड को यूनिक करने के सर बाद इस बात थोड़ी सी रिपीट कीजिएगा, कोर्स कैसे यूनिक हो रहा है, क्योंकि आईडी को हमने यूनिक किया था। हाँ, हमने आईडी को यूनिक किया था लेकिन अभी हमने आईडी का आवाज आ रही? स्कीमा डिस्क्राइब नहीं किया ना। जी जी। अच्छा, तो कोर्स का सर किया है इसमें सर ये है आपने? कि हमारे पास MongoDB में हम मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं एक ही मॉडल के अंदर। इसके जरिए हम फिल्टर करने में हमें आसानी होती है डाटा। तो यूनिक का जो कॉन्स्टेंट है हम 3 पेज पे भी लगा सकते हैं, इसमें नोट हो। सर यूनिक तो ना की सर होती है प्राइमरी की इसकी, और जब हम किसी और टेबल से ज्वाइन करते हैं तो वो उसकी फॉरेन की सर हो जाएगी। तो एक ही टेबल में सर तो दो यहाँ पे जो, की सॉरी सर टू से, यहाँ पे जो जो भी यूनिक है। यूज हुआ है ना MongoDB में, तो ये एक कॉन्स्टेंट है जिसके जरिए हम